Good morning, students and friends. Today we are going to discussing about nationalism rise in the Europe. Friends, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय पूरे यूरोप महाद्वीप पर कैसे हुआ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है नेशनलिज्म, क्या होता है राष्ट्रवाद। फ्रेंड्स, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, ये सभी लास्ट में इज्म 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 जितने सभी शब्द हैं सब वाद विवाद को ही प्रदर्शित करता है। अरे ऐसा लगता है कि कहीं झगड़ा या फिर कहीं किसी चीज के हक के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे फील होता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक घर की लड़ाई हो या आपसे पारिवारिक लड़ाई हो तो हम बोल सकते हैं ये परिवारवाद। अर्थात लड़ाई के लिए तो कोई तो रीजन होगा, लड़ाई लोग क्यों लड़ता है उसका कुछ कारण जरूर होता है। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का राज होता है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ना कि एक देश है। पूरे यूरोप में बताता है कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ 18th सेंचुरी में। तो क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा कि राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और राष्ट्रवाद यानी लड़ाई झगड़े तब होते हैं जब उस जगह पे असंतुलन या एनार्की फील किया जाता है। ठीक उसी तरह से पूरे यूरोप के समाज में निरंकुशवादी शासन व्यवस्था विद्यमान थी, एब्सोल्यूटिस्ट शासन व्यवस्था विराजमान थी, जिस कारण से लोगों को ना ही एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की आज़ादी, ना ही अपने मन से किसी बिजनेस को करने की आज़ादी, ना ही अपना ओपिनियन रखने का आज़ादी। मतलब सोचिए कि एक पर्सनल निजी जिंदगी में भी कैद थे लोग। और इस तरह का स्ट्रॉन्ग फीलिंग हर एक लोग में जब आ जाए तो एक क्रांति का रूप ले लेता है और हर एक लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं। और वो लोग तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उस कुशासन व्यवस्था को जब उखाड़ नहीं फेंकते। ठीक उसी तरह से पूरे यूरोप में यही भावना, यही चीज लोगों के दिलो दिमाग में छप रहा था और राष्ट्रवाद बनने लगे, राष्ट्रवाद का उदय होने लगे, राष्ट्रवाद का झलकियां दिखने लगी। राष्ट्रवाद अगर सर्टेन एक डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र के अंदर या किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों का वह समूह जो एकता के भावना से रहते हो, उन्हें हम राष्ट्रवाद कहेंगे या राष्ट्रवाद कहते हैं। द पर्सन हु लिव विदिन ए सर्टेन जोग्राफिक बाउंड्री विद अ सेंस ऑफ यूनिटी इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो फ्रेंड्स, हम नेशनलिज्म का परिभाषा, डेफिनेशन क्या है राष्ट्रवाद, वो हम समझें। अब देखेंगे आखिर राष्ट्रवाद पनपने का क्या कारण रहा होगा, कि राष्ट्रवाद वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना कैसे आया। और इसके साथ ही साथ हम लोग नोट्स भी नोट्स बनाएंगे, एक साथ दो काम होगा दोस्तों, एक पथिक द्विकाज, अर्थात फायदा ही फायदा। लेक्चर के साथ साथ नोट भी कलम कॉपी निकाल कर आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र निर्माण का विचार। आखिर फ्रांस की क्रांति से ही लोगों को राष्ट्र निर्माण का आइडिया आया, क्योंकि आज जिसे हम फ्रांस कहते हैं, इटली कहते हैं, जर्मनी कहते हैं या रसिया कहते हैं, 18th सेंचुरी के दरमियान उस दौर के समय ऐसा अलग अलग देश नहीं थे। ये सभी छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, जहां पर उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग राजशाही या डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन व्यवस्था विराजमान था। और जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तब वहां से लोग इंस्पायर होने लगे और हर एक देश के लोगों को डिमांड होने लगा कि
अपना एक अलग देश होना चाहिए, उसका एक अलग पहचान होना चाहिए, सबको हक होना चाहिए। फ्रेंड्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 को हुआ था, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन मोटो, मेन पर्पस था, मेन पर्पस था इसका, एबोलिश द मोनार्की सिस्टम एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक सिस्टम। अर्थात फ्रांस के राजक्रांति का मेन मकसद था, उन राजक्रांतियों का मकसद था कि फ्रांस में जो कुरीति अर्थात एब्सोल्यूटिस्ट शासन व्यवस्था विद्यमान है या मोनार्की सिस्टम विद्यमान है, उसको रिमूव करना और एडॉप्ट करना, एस्टेब्लिश करना डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके तहत सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिल सके, सब लोग आज़ादी फील कर सके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या क्या परिवर्तन लाए? मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। पहला कौन सा परिवर्तन मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फर्स्ट, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। पहला जो राजा का शासन था, राजा को जो शक्ति प्राप्त था, उस शक्ति को कॉमन पीपल, आम लोगों के जिम्मे में ट्रांसफर कर दिया गया। फर्स्ट, नंबर 1। सेकेंड, ब्रॉट न्यू फ्लैग, अर्थात पहले राजाओं का जो अपना फ्लैग होता था, उसके जगह पर न्यू फ्लैग ट्राइकोलर को लाया गया। थर्ड, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, अर्थात फ्रेंच जो भाषा था उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ टेकन, और नया राष्ट्रीय गान को कंपोज किया गया था, वो था ओथ। और फिफ्थ नंबर, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन ऑन पीपल एंड रीनेम नेशनल असेंबली। जहाँ पर मोनार्की सिस्टम में स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जाता था, वहीं उस स्टेट जनरल को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाने लगा, और उस स्टेट जनरल के जगह पर उसका नाम परिवर्तन करके नेशनल असेंबली रख दिया। किसी एक राजा या किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए स्टेट जनरल नहीं होगा, और किसी खास लोगों के द्वारा ही नहीं चुना जाएगा, वहाँ के आम लोग चुनेंगे, और स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली कर दिया। 6 नंबर, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर रिमूव। फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज है, आज का मॉडर्न तरीके से हम अगर समझेंगे तो ये कुछ अलग होगा, और उस टाइम का तरीका कुछ अलग था। उस टाइम एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ चीज़ों को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, और उसके साथ जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसको रिमूव कर दिया। अर्थात आंतरिक आयात शुल्क को, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, उस पर जो टैक्स लगता था उसको रिमूव कर दिया। और आज का जो कस्टम ड्यूटी है, एक देश दूसरे देश से जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ये आज के आधार पर। नेक्स्ट फ्रेंड, 7th नंबर, नेशनलिज्म आइडिया टेकन एब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज। और देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी और राष्ट्रवाद का जो आइडिया था, उसको एक देश से दूसरे जगह प्रचार प्रसार किया गया। किसके द्वारा? फ्रेंच आर्मी के द्वारा। अर्थात जो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का आइडिया था, और उसी राष्ट्रवाद का आइडिया ने फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को एबोलिश करके डेमोक्रेटिक सिस्टम को लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस आइडिया को पूरे फ्रेंच आर्मी द्वारा विदेश लाया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 1799 to 1815। फ्रेंड्स, यहाँ आप बुक में पढ़ेंगे 1804 to 1815, अर्थात नेपोलियन का एंट्री 1804 ईस्वी में हो जाता है। कहाँ? फ्रांस में। और वो
तकरीबन 10-12 साल तक शासन करता है। नेपोलियन के आने से जस्ट फ्रांस में उल्टा हो जाता है। नेपोलियन फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी लोग क्या किए थे कि जब एब्सोल्यूटिस्ट शासन व्यवस्था था उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन लोग राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए, नेशनलिज्म मूवमेंट चलाए। लेकिन जब जैसे ही नेपोलियन आता है वैसे ही उसको फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम को एबोलिश कर देता है, मोनार्की सिस्टम को, मोनार्क सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है और जस्ट उल्टा करता है। सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड 1804 जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। और नेपोलियन कोड किन किन चीज़ों को प्रावधान देता है, किन किन चीज़ों को आदेश देता है, ये बताता है। पहला, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेपोलियन कोड आने के बाद ये बताया गया, वहाँ लागू हो गया कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। दूसरा पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी, अपना कमाया हुआ प्रॉपर्टी पर अधिकार उसी का होगा जो उसको कमाने में मेहनत किया है। नो वन कैन टेक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट गवर्नमेंट, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो जिसका जो प्रॉपर्टी है उसका राइट मिलेगा। फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, और फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम जो टैक्स चलता था आंतरिक शुल्क पर, वो फ्यूडल सिस्टम को भी नेपोलियन ने क्या किया, एबोलिश कर दिया। अब फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, यानी कि जो गुलामी प्रथा था, जो किसानों को जमींदारों के अधीन, लैंडलॉर्ड्स के अधीन गुलाम करना पड़ता था, उनके बताए हुए कामों को करना पड़ता था और उनका जो टैक्स देना पड़ता था, अर्थात सर्फडम सिस्टम खत्म किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव, और किसी भी काम को करने या स्वेच्छा अनुसार किसी कार्य को करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन, बाधाएं आती थी, उसको भी रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको भी सुधार किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के आने के बाद भले ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को फिर से एबोलिश किया होगा, लेकिन डेमोक्रेटिक के बजाय ये नेपोलियनिक शासन व्यवस्था कहीं ज़्यादा बेटर था। ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड, अब क्या हुआ, इंक्रीज टैक्स जो कुछ उसने भी बढ़ाया। इंक्रीज टैक्स, सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, और आर्मी यानी कि लोगों को क्या किया गया, फोर्स किया गया आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा, तब तक धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत से थोड़ा सा आपको लगता होगा कि कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इससे जुड़ा हुआ, आज के इस लेक्चर से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और प्रश्न पूछें, नेक्स्ट डे आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।